हेलो देयर, दिस इज जीशान एंड यू आर ऑन जीनी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल चैप्टर है। फंडामेंटल का मतलब होता है जो अगर आप फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आया तो आप केमिस्ट्री फर्दर नहीं कर पाएंगे। इसमें पूरा का पूरा सार है केमिस्ट्री का, मतलब आपकी कैसे रिएक्शंस होंगी, आपको कैसे इक्वेशन बनाना होगा, ये सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट है हमारा, वो वर्ड होता है चेंज। इस पूरे यूनिवर्स में एकमात्र एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो है चेंज। बहुत ही ज़्यादा मैंने ऑक्सीमोरन वर्ड यूज़ किया, बहुत आयरॉनिक यूज़ किया है। मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमेशा सेम रहे, और चेंज का मतलब होता है हमेशा चीज़ें बदलती रहे। तो यही यूनिवर्स का लॉ है कि यूनिवर्स में एक चीज़ हमेशा सेम है, जो चेंज में परिवर्तन हमेशा होना है। तो अब जो चेंज है उसी के वजह से तो सब कुछ बना है। अब ये सोचिए, पूरे जब यूनिवर्स की शुरुआत में पूरा सिर्फ एक पॉइंट था जो ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, जिसके वजह से सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं वो आ रही हैं। जैसे पॉजिट्रॉन बने, म्यून बने, आपके उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स बने, प्रोटॉन्स बने, न्यूट्रॉन्स बने, जिससे आपका वो न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस की चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाने लगे, है ना। तो यहाँ से बना आपका एटम। एटम बनने से क्या बना आपका? वो बन गया आपका सेल। अब देखिए सेल में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है। ये सब कैसे हुआ? ये म्यूटेशन से हुआ। म्यूटेशन मतलब चेंजमेंट से। तो चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से हमारी लाइफ फॉर्म आई है। अब चेंज की वजह से ही हमारा क्या होता है, दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। अब जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है, जो आइडेंटिटी होती है वो सेम रहती है। जैसे आपने सैंड को लिया और सॉल्ट ले लिया, आपने रेत ले लिया और नमक ले लिया, आपने दोनों मिक्स कर दिया, तो अब वो कोई नई चीज़ थोड़ी है, राइट? डिफरेंट चीज़ है, वही का वही रहेगा। लेकिन यहीं पर अब आपने क्या किया, आपने एक पेपर लिया, उसमें आग लगा दिया आपने, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो राख बन गई वापस आप ले आओगे, राइट? अब जो इसमें चेंज होता है वो टेम्पररी होता है और इसमें परमानेंट होता है ना। तो जैसे मैंने बताया, जैसे आपकी मान लीजिए दूध से पनीर बना रहे हो, आपने पनीर बना दी तो वापस आप दूध तो लोगे नहीं। इसमें क्या रहता है कि कोई सब्सटेंस नया नहीं बनता। जैसे मैंने बताया सॉल्ट और आपने सैंड को मिलाया तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसमें नया सब्सटेंस बनता है। अ न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, राइट? अब इसमें हीट हो सकती है, मतलब निकल सकती है या नहीं निकल सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन केमिकल चेंजेस में तो हीट इन्वॉल्व या इवॉल्व होगा, मतलब कि या तो हीट लगेगा या हीट बाहर निकलेगा। जैसे खाना बनाते हैं हम लोग, खाना बनाने में अब क्या करते हैं हम लोग, गैस पे चढ़ाते हैं हम लोग कुकर, तो उसमें हीट लग रही है ना, तो उसमें केमिकल चेंज में होता है कि मतलब आपको हीट देनी पड़ेगी या फिर उससे निकलेगी हीट, ठीक है। फिजिकल चेंज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें से हीट निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती है। अब इसमें क्या आता है कि फिजिकल स्टेट ही चेंज होता है। जैसे अगर मैंने मान लीजिए नमक लिया, मैंने उसमें डाल दिया वो पानी में और घोल दिया, अब इसको मैं क्या करूँ, हीट करने लगूँ तो वाटर वेपर निकल जाएंगे, नमक रह जाएगा। तो ये क्या है, आपका जो फिजिकल स्टेट है वो वापस हम लोग विड्रॉन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वापस नहीं हो सकता। एक बार बन गया तो फिर हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, पेपर आपने जला दिया या आपने दूध से पनीर बना लिया या दूध से दही बना लिया, तो वापस आप दूध नहीं बना पाओगे। यहाँ पर वापस हो जाता है फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में वापस नहीं होता है। आगे देखिए केमिकल रिएक्शन में। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये केमिकल जो चेंज हो रहा है इसी में केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब कि आपने 2 या 3 चीज़ों को मिलाया और वो दूसरी कोई नई चीज़ बना रहे हैं। जो मिला रहे हैं आप, सब्सटेंस आपने मिलाया, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो नया बना उसे बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो क्या है, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विद एंटायर न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। वो क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। ये नई चीज़ होती है बिल्कुल।
उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में अब आप ये है देखिए, वापस जो था विड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब जो ओरिजिनल स्टेट पे नहीं ला सकते, तो वो नई सब्सटेंस बनता है। जैसे अब हमारा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो बर्न्स एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, बट वाटर नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प इन बर्निंग, हाउ एवर इट एक्सटिंग्विश फायर। वाई? पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, लेकिन जो पानी है ना जलता है ना जलाता है, जबकि आग को बुझा देता है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी होती है वो डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट से वो मिलकर क्या बनाया? वाटर बनाया, ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट होगी। जैसे आपने पहले देखा, केमिकल चेंज में मतलब यही होता है कि जो आपका नया चीज़ बना वो प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? जैसे आपके बाल कैसे हैं? काले हैं, ब्राउन है। आंखें कैसी हैं आपकी? हरी है, आपकी नीली है, काली है, ब्राउन है। तो ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, आपके एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, राइट? तो इसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, तभी आप हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा जो रिएक्टेंट्स है उसका प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो, तभी हम लोग उसे केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और कब बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन हम तभी बोल सकते हैं जब हीट इवॉल्व हो या इन्वॉल्व हो। अब आप जैसे इसमें देखिए, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। जैसे अब यहाँ पर क्विक लाइम को लिया हमने, पानी में डाल के CaOH का होल्टेज बन रहा है, स्लैक्ड लाइम बन रहा है। क्या बन रहा है? स्लैक्ड लाइम। हमने क्विक लाइम को पानी में डाला और स्लैक्ड लाइम बन रहा है। अब जैसे देखिए आप पानी ये डाल रहे हैं तो ये देखिए कैसे कैसे भाप निकलने लगी। आप खुद भी घर पे कर सकते हैं। आप क्या करें, और याद रखिए प्रोटेक्टिव गियर जरूर लगाइएगा, मतलब अपन आंखों में प्लास्टिक के गोगल्स होते हैं वो ज़रूर लगाइएगा, एप्रन जरूर पहनिएगा, फेस प्रोटेक्शन ज़रूर लगाइएगा। अब आपने ये देखा किस तरीके से इसमें ब्लास्ट सा हुआ था अभी, राइट? बाहर से निकल गया था। ऐसा ही होता है। अब इसमें चूने में कभी चूने को पानी में डालोगे तो हमेशा हीट बाहर निकलती है, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब बाहर और थर्मिक मतलब हीट, तो एक्सोथर्मिक, इसमें बाहर हीट निकल रही है। देखिए कैसे तरह से पानी वो निकला जा रहा है, भाप निकला जा रहा है। इतना ज़्यादा होता है ये हीट, इतना ज़्यादा निकलता है कि आपका जो ये कंटेनर है, कंटेनर भी जो प्लास्टिक का वो भी कुछ वजह से मेल्ट कर जाता है, राइट? तो ये बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अगर आप लोग कीजिएगा। तो ये हमने देखा केमिकल रिएक्शन को हम तब बोलेंगे जब हीट उसमें निकले, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला। अब आप ये देखिए, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इन्वॉल्व होगी। अब आपने देखिए, आप इसमें एक बीकर में कैसे उसमें इन्होंने बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अभी टेम्परेचर देख लीजिए, अभी तो ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर 24.3 इस तरह चल रहा है, ठीक है? अब इस थर्मोमीटर को मेजर किया, पहले बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब इसमें देखिए हमने इन्होंने टेम्परेचर को नोट कर लिया। अब हमने अमोनियम नाइट्रेट डाल रहे हैं, NH4NO3, ठीक है? याद रखिएगा फॉर्मूला। अब हमने अमोनियम नाइट्रेट डाला, बेरियम उसमें तो क्या बनेगा? बेरियम नाइट्रेट बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी, NH3 बनेगी और वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है? अब इसको क्या मिक्स कर रहे हैं? देखिए टेम्परेचर देख लीजिए 23.4 डिग्री सेल्सियस, राइट? अब देखिएगा अब टेम्परेचर क्या होगा, अब ये इसका गिरने लगेगा थोड़ी देर में, देखिएगा आप मिक्स किए जा रहा है, किया जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और आप देखिएगा इसका टेम्परेचर अब गिरने लगेगा। देखिए गिरना स्टार्ट हुआ, 22.9 हो गया, 22.8, धीरे 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 धीरे। एंथैल्पी का मतलब होता है वही अंदर की जो आपकी हीट जो होती है, ठीक है? एंट्रोपी मतलब जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर टकरा के जो हीट वो निकल रहे होते हैं, ठीक है? अब देखिए आपका ये गिरता जाएगा टेम्परेचर, और गिरेगा और गिरेगा, गिरता ही जा रहा है, ठीक है? अब देखिएगा अब रैपिडली गिरेगा। देखिए कितना ज़्यादा गिरता जा रहा है। अभी ये माइनस पे जाएगा ये टेम्परेचर, ठीक है? देखिएगा माइनस पे गया,
देखिए कितना ज़्यादा गिर गया था, -3.3 डिग्री सेल्सियस चला गया था। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसमें हीट जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व हो जाती है, अंदर चली जाती है, राइट। आगे देखते हैं लोग। अब ये क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, और जो आपका केमिकल रिएक्शन शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना आपने रिएक्टेंट्स होंगे उतना ही आपके प्रोडक्ट्स होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ऊपर नीचे गिर जाता है, क्या होता है ना, चीज़ें उड़ जाती हैं। अब जैसे इन्होंने विनेगर ले लिया, अब विनेगर इन्होंने कितना ले लिया, 28.9 ले लिया, ग्राम ले लिया, 30 ग्राम हम लोग ऑलमोस्ट मान लेते हैं। अब आप इसमें इस बगल में आप देखिए बेकिंग सोडा डालेंगे। अब बेकिंग सोडा डाला तो कितना हो गया आपका, ये 33.5 ग्राम, थोड़ा सा और डालेंगे, ठीक है। तो 34.6 ग्राम है, ऑलमोस्ट 35 ग्राम्स तक जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब इन्होंने देखिए फिर अब ये मिक्स कर देंगे विनेगर को और इसको बेकिंग सोडा और विनेगर को इन्होंने मिक्स कर दिया। थोड़ा सा स्पिल भी हो गया देखिए, तो इसलिए शायद इसमें जो वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका वो जो वेट होगा थोड़ा कम होगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो, अगर बिल्कुल आप सही एक्सपेरिमेंट करें तो आपका कभी भी जो वो रहता है वेट होता है वो सेम रहता है। हाँ, अब अगर वाटर वेपर निकल गया, थोड़ा बहुत पानी चला जाएगा, तो अब आपका उसमें जो वेट है कम आएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो वाटर वेपर वो उड़ गया है। अगर उसको अगर वो आप रोक के रखते, जैसे इसको अगर क्लोज रखते, तो इतना भी नहीं जा पाता, ठीक है। तो जैसे फाइनल प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कितना 34.3 है, तो ये 0.07 का आपका 0.7 का आपका वो है एरर है इसमें एक्चुअली, राइट, ठीक है। तो जो है एरर आपका 0.8 का गया है, वो वाटर पेपर में उड़ गया है ना, और जो स्पिल हुआ। अब देखते हैं, अब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कलर चेंज होता है। अब देखिए जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में पहले डाल दिया, तो अभी कलर क्या दिख रहा है आपको, ये पर्पल दिख रहा है, वायलेट पर्पल जैसा दिख रहा है आपको, राइट। तो अब हम लोग इसमें देखा, आपने आराम से देखिए पहले इसको, है ना, कलर आपको दिख रहा है कि पर्पल, राइट। इसको मिक्स करने के बाद ताकि पूरा पानी ही आपका सेम कलर का हो जाए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं। अब इस सिट्रिक एसिड डालेंगे, देखिएगा आप इसका कलर चेंज होने लगेगा। सिट्रिक एसिड डाल के देखिए ऑरेंज हो रहा है, देखिए होता जा रहा है, होता जा रहा है, और आप और करते जाएंगे तो ये येलोइश कलर हो जाएगा, ये है ना। इसको अगर आप और मिक्स करते तो ये आपका जल्दी थोड़ा सा हो जाता और ये येलो कलर चला जाएगा आपका। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप इसमें सिट्रिक एसिड में आप मिलाते हैं तो येलो कलर हो जाता है आपका। तो ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कैसे आपका कलर चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। फिर हम लोग देखते हैं आपका क्या रहता है, आपका पीपीटी भी बनता है। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या रहता है कि हम लोग जो कोई चीज़ डालते हैं तो वो एकदम घुलती नहीं है, मिक्स नहीं होती, आपको अलग दिखेगा। देखिए लेड नाइट्रेट को हमने PbNO3 को हमने इसमें डाला, तो डालने में देखिएगा आप, देखिएगा पानी में जैसे जैसे डाला, इस सॉल्यूशन में डाला आपने, देखिए आप बिल्कुल अलग दिख रहा है अब आपको ये। तो इसमें आपको वैसे कलर चेंज का भी आपको पता चल रहा है, और साथ में देखिए आप इसको बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये मिक्स नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। जब कोई चीज़ मिक्स नहीं होती है लिक्विड में, सॉल्यूशन में, तो उसे हम लोग पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में हमारा क्या क्या होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन में हमारा हीट इन्वॉल्व या इवॉल्व होना चाहिए। आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी जो वो होता है जो वेट रिएक्टेंट्स की और जो प्रोडक्ट की वो सेम होती है। आपका कलर चेंज होता है, आपके इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, राइट। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे हैं, तो हमारा ZnS4 और H2 बन रहा है, ठीक है। तो अभी देखिएगा
इस उसमें देखिएगा। हाँ, अब आपने इसमें देखिए जिंक टेबलेट्स जैसे डाली आपने सल्फ्यूरिक एसिड में, देखिए बबल्स निकलने लगे और ये पॉपअप साउंड से होता है। अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर आप अपने स्कूल में, तो आप देखेंगे जब आप डालते हैं इसे तो आपका जिंक जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है। इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो हमने ये देखा कि हमारे इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, कि गैस भी निकलता है आपकी केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि आपका हीट इन्वॉल्व होता है, इवॉल्व होता है, आपके जो रिएक्टेंट्स का जो वेट होता है वो सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, आपका कलर जो होता है वो आपका बदलता है, डिफरेंट होता है, आपकी पीपीटी होती है और आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, राइट। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको हमें लिखना भी तो पड़ेगा, तो हम लोग लिखते कैसे? हम लोग लिखते कैसे हैं? इक्वेशन के फॉर्म में। तो इक्वेशन दो टाइप से रहते हैं, एक रहेगा अब आपका वर्ड फॉर्म रहेगा और एक रहेगा आपका सिंबल फॉर्म। तो जैसे अब हमने केमिकल इक्वेशन कैसे, जैसे देखिए जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या होता है? ये होती है आपकी वर्ड रिएक्शन, ठीक है, वर्ड इक्वेशन सॉरी। और ये जो लेफ्ट वाली साइड में होता है उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो बनता है उसे प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्टेंट्स बोला, और जो बना क्या है? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बना, तो ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। और ये जो सेंटेंस फॉर्म होता है ये बहुत लंबा फॉर्म होता है, वर्ड फॉर्म बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए हम लोग बेसिकली हम लोग सिंपल इक्वेशन से ही करते हैं। जो वर्ड इक्वेशन क्या है? वही सेंटेंस में आपने लिखा मैग्नीशियम पूरा ऑक्सीजन से मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हम लोग यही पढ़ेंगे, सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे कि आपकी सिंबल से ना आपको, हाँ याद रखिएगा, पूरे सिंबल्स आपको आना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब केमिकल इक्वेशन जो हम लोग होती है वो दो टाइप से रहती है, या तो अनबैलेंस होगी या बैलेंस होगी। बट अनबैलेंस कभी हम छोड़ते नहीं है, अनबैलेंस छोड़ देंगे तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं आएगा, उसका सेंस समझ में नहीं आएगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, हमारा MgO बन रहा है, तो ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जब आप लोग जब 10th में आते हैं या 9th में आते हैं तो आपके जो सीनियर्स है वो डरा देते हैं कि बैलेंसिंग बहुत टफ होता है, ये होता है। बट याद रखना जो ये फियर होता है वो ये इल्यूजन होता है, और हम उस डर की वजह से हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप बहुत बहुत आराम से कर सकते हो। ये टफ नहीं है, ये बहुत बहुत आसान है। जब 9th और 10th में जब पहुंचा था, मेरे भी सीनियर्स ने बोला था अरे ये बैलेंसिंग करना बहुत टफ है, ये है ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत ही ज़्यादा मैं आराम से कर किया, कभी मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई, और आई होप आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास करिए अपने ऊपर, क्योंकि आप कर सकते हो। आप कभी मत सोचना कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और हो सकता है शुरू में नहीं समझ में आए, लेकिन आप लगे रहिए, हार मत मानिएगा, आप कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग ये बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लोग, राइट। अब जैसे हम लोग ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो जिंक है वो रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। तो अब हमारे दोनों इक्वेशन देख लीजिए, वर्ड इक्वेशन भी है और सिंपल इक्वेशन भी है, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। अब हम इस रिएक्शन के क्या करेंगे? हम लोग अब एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल में क्या करेंगे? हम जितने भी उसके जो नंबर्स हैं वो सब लिख देंगे, ठीक है, कि जितने भी हैं कितने हैं वो देखते हैं। देखिए अब हमने सारे एलिमेंट्स इस तरह से लिख लिया। ऐसे ही आप लोग क्या कीजिए, पूरे एलिमेंट्स को एक साथ रख लिया। अब आप लोग नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, जितने भी एटम्स हैं रिएक्टेंट्स के वो आपने वो लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लीजिए। और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो RHS जो है वो उसमें लिख लीजिए, राइट हैंड साइड लिख लीजिए। अब देखिए आप यहाँ पर जिंक कितना है, लेफ्ट साइड में एक जिंक है तो एक लिख दिया। यहाँ पर जिंक कितना है, यहाँ पर भी एक है तो यहाँ पर भी एक लिख दिया, तो जिंक हमारा बैलेंस है। अब यहाँ देखा हमने हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी कितना है हाइड्रोजन, 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ सल्फर देखा हमने, सल्फर देखिए यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर भी सल्फर 1 है तो ये भी बैलेंस है। अब यहाँ पर देखा ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है तो ये भी बैलेंस है। तो ये बेसिकली ये हमारी बैलेंस इक्वेशन ही है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारी आयरन जो है वो वाटर से रिएक्ट कर रही है।
अच्छा याद रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको अगर पता हो तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है ये काफ़ी नीचे आ जाता है। अब जब काफ़ी नीचे आ जाता है तो ये कभी भी ठंडे पानी से या गर्म पानी से नहीं रिएक्ट करता है, ये स्टीम से रिएक्ट करता है आयरन। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है। 2 और 3 का मतलब होता है उसकी वैलेंसी है आयरन की, 2 होगी या 3 होगी। 2 का मतलब था फेरस और 3 का मतलब था फेरिक। ये ध्यान रखिएगा, जो आयरन होता है उसकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, वैसे मैंगनीज की भी वेरिएबल होती है। उस मैंगनीज की भी 1 2 3 4 5 6 7 तक होती है। वैसे कॉपर की भी होती है, 1 और 2 होती है। वैसे इसलिए वेरिएबल रहती है इसकी वेरिएबल वैलेंसी में, तो इसलिए 2 वैलेंसी है इसकी, 2 और 3। जैसे सोडियम है, अब सोडियम की सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 ही रहती है और कोई नहीं होगी, तो वो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन निकालेगा। तो आपने देखा, आपने जब आयरन और वाटर को मिलाया तो क्या बना आपका फेरस फेरिक ऑक्साइड। अब ये फेरस फेरिक क्यों लिखा है? क्योंकि जो आपका आयरन जब से स्टीम से रिएक्ट करता है तो Fe3O4 बनाता है। अब जो FeO होता है वो फेरस ऑक्साइड होता है, जो Fe2O3 होता है वो फेरिक ऑक्साइड होता है। अब दोनों मिक्स हो गए ना यहाँ पर, तो इसलिए Fe3O4 को बोलते हैं हम लोग फेरस फेरिक ऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। अब इसको हम लोग करते हैं, ये बेसिकली अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयरन कितना है, यहाँ पर 1 है और आयरन यहाँ पर कितना 3 है। तो देखिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तो टेबल में हमने देखा कि कैसे यहाँ पर वो LHS में आयरन 1 है और जो यहाँ पर RHS में है आयरन 3 है, और यहाँ देखा हमने हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ये ऑक्सीजन अनबैलेंस है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या था कि हमने ये टेबल बना ली। अब इस टेबल के बनाने के बाद अब हम लोग सबसे पहले आयरन को रिप्लेस करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब आयरन को बैलेंस कैसे किया हमने, हमने यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को वो बैलेंस कर दिया। देखिए कितना कर दिया हमने, यहाँ पर 4 कर दिया। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया तो ऑक्सीजन कितना था, यहाँ 4 था, तो ऑक्सीजन के सामने मतलब वाटर के सामने हमने 4 लगा दिया। अब जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस होने पर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस है, अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब हमने क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देंगे। कैसे कर देंगे, अब यहाँ पर भी हमने 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने आगे 4 लगा दिया तो यहाँ पर कितने हो गए, ये 8 हो गए। तो अब हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर आयरन कितना है, 3 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आयरन के आगे हम लोग 3 लगा देंगे, तो ये भी आयरन भी हमारा बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब ये हमारी बैलेंस हो गई। फिर शुरू से हम देखते हैं, शुरू से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया था। ऑक्सीजन के पास कितने थे, यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर कितने थे, यहाँ 1 थे, तो हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर ये 8 हो गया। अब बचा हमारा आयरन, तो आयरन को ये बहुत सिंपल, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आयरन भी बैलेंस हो गया। तो ये हमारी पूरी बैलेंस इक्वेशन हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, और खूब सारे आप बैलेंसिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप प्रिंट निकाल लीजिए या कुछ भी करिएगा, अपने सामने हमेशा रखिएगा। इसमें क्या दिया है कि हमें पूरी वो चार्ज टेबल है, कुछ फेमस है, जैसे ब्रोमाइड आयन है, Br- होता है, क्लोराइड आयन Cl- है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, Cr- लिख दिया, वो क्रोमियम का होता है। राइट, फ्लोराइड है आपका F- है, आयोडाइड का यहाँ पर भी गलती दी I- है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है चार्ज टेबल, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नाइट्राइड कितना होता है, N3- होना चाहिए, फॉस्फाइड आयन कितना होता है, P3- होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा आप। राइट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब अलग अलग टाइप की होती है केमिकल रिएक्शन, जैसे होती है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो आज देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब दो चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए, मैग्नीशियम को हमने अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो आपका बनता क्या है, MgO बनता है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नीशियम रिबन ली,
उसको हम लोग थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे सैंड पेपर से, ताकि वो रिएक्ट कर पाए, क्योंकि उसमें वरना एक परत सी रहती है। अब हमने इसको क्या किया, मैग्नीशियम को हमने ऐसे बंसन बर्नर के सामने रख दिया, हमने गैस के सामने रख दिया। तो देखिएगा अब ये जलेगा। अब ये जलता बहुत बहुत तेज़ जलेगा, ये डेजलिंग लाइट से, देखा बहुत तेज़ जलता है ये। तो ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने देखा होगा, पटाखे देखे होंगे, पटाखे में ऐसे ही होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब इसे सब डाल देते हैं, ताकि आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा ऐसे वो आए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि हम जब दो चीज़ों को मिला देते हैं, जैसे कार्बन को आपने जलाया, ऑक्सीजन तो CO2 बना, आपने सल्फर को जलाया ऑक्सीजन से तो SO2 बना, या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन और रिएक्शन का मतलब होता है जब दो चीज़ों को, जो छोटी चीज़ें हैं उसको जोड़ देते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने रिएक्ट करा, क्या बना आपका MgO बना। तो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीज़ थी, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया हमारा MgO बन गया। गॉट इट? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल कंपाउंड होता है, बड़ी चीज़ होती है, उसको हम किसी भी तरह से हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से या लाइट से हम तोड़ रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही पता होगा आपको, डिकम्पोज करना, सड़ाना, खराब करना, तोड़ना। जैसे NaCl है, NaCl को क्या किया हमने, किसी भी तरीके से हमने इसको, या तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी से होता है, तो यहाँ पर सोडियम अलग होगी, क्लोरीन अलग होगी। चलिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं आपका आयरन सल्फेट है, ठीक है। अब आयरन सल्फेट आपका ग्रीन कलर का है आपका, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करने वाले हैं, अब हम इसको उड़ाने वाले हैं, आपको हीट करने वाले हैं, सॉरी। अब आप इसको हीट करेंगे ना, तो इसका जो ग्रीन कलर है वो आपका अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन भी याद रखिएगा, कई लोग बहुत गलती कर देते हैं। तो जब FeSO4 को 7H2O को हम लोग जब ऐसे हीट करेंगे, तो क्या बना आपका Fe2O3 बना, SO2 बना, SO3 बना, और वाटर वेपर उड़ जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, आपका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। वो आपका ग्रीन से, आपने देखा था शुरुआत में ग्रीन था, और ग्रीन से क्या हो जाएगा, वाइट हो जाता है। पहले जो था वो हाइड्रेटेड था। हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी होना, इसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उससे क्या रहता है, ये चला जाता है, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो आपको वाइट हो जाता है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आप देखिए, ये देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हीट से लाइट से करेंगे, तो सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या किया है, आपको वो इसको NaCl से आपको रिएक्ट कर दिया, ताकि आपका AgCl बन जाए। अब AgCl बन जाएगा जब आपका, इसको बाहर निकालेंगे हम लोग सिल्वर क्लोराइड को। इन्होंने फिल्टर पेपर लिया और यहाँ से उस लिक्विड को पास कर दिया, और अब आपका ये वो वाइट कलर का अलग ऐसा निकल जाएगा। देखिए, देखा फिल्टर पेपर में आपने देखा ये वाइट कलर का। अब ये जो वाइट कलर है वो पेस्ट है। अब इसमें क्या करेंगे ना, ये तो ऐसे रिंग रख दिया, देखिए रिंग रख दिया। अब इस पर अब आप ये वो हाईलाइट को एक्सपोज करेंगे। अब जब हाईलाइट को एक्सपोज किया, कुछ देर के बाद ये क्या किया, इसको अलग किया रिंग को। तो आप देखिए, जब जहाँ जहाँ रिंग थे वो वाइट कलर रह गया, वो बाकी जगह ग्रे कलर हो गया। बेटा ऐसे ही फोटोग्राफी में भी होता है। फोटोग्राफी में भी यही इस तरह से करते हैं। जो फोटोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, जब लाइट पड़ती है, लाइट की एक्सपोजर होता है, तो उससे फ़ोटो खिंच जाती है, राइट। आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे इलेक्ट्रिक करंट से। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, हमने वाटर को लिया और हमने यहाँ पर एक वो कैथोड लगा दिया और एनोड लगा दिया, है ना। अब आपका जो वो होंगे, जो कैटाइंस होंगे, वो कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और आपके जो एनाइन होंगे, जो नेगेटिव चार्ज होंगे, वो कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। तो अब आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा 3 तरीके से, बाय हीट, बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये हम लोग अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरी। सबके पहले जो अल्फ़ाबेट्स हैं
ये बेसिकली यहाँ पर वो मेटल लिखे हुए हैं, देखिए पॉपुलर से पी है, पी मतलब पोटेशियम, साइंटिस्ट मतलब सोडियम, के मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम का वो एम से मैग्नीशियम हो गया, ए से एल्यूमिनियम हो गया, जू का जिंक हो गया, वो इनका आयरन हो गया, टिन का आपका दा का टिन हो गया आपका, लो का लेड हो गया आपका, ह्यूमिड से एच से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन लिखा नहीं है क्योंकि वो लेड की वजह जाता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा, फिर आपका मर्करी आ जाएगा, फिर सिल्वर आ जाएगा, और फिर लास्ट में गोल्ड। गोल्ड का तब वो होता नहीं है क्योंकि रिएक्शन नहीं होता है। अब ये आपका जो हाइड्रोजन होता है वो लेड के नीचे होता है, इसलिए कॉपर उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो भी ऊपर वाले होते हैं वो रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम और जो सोडियम है वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है, देखिए लिखा भी है ना, देखिए कोल्ड वाटर लिखा ना, कोल्ड से रिएक्ट कर जाएगा, और स्टीम से तो एक्सप्लोसिव होगा, बहुत भयंकर और खतरनाक तरीके से हो जाएगा। वही कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो नॉर्मल वो वार्म वाटर से करता है, ठीक है। जिंक आयरन जो होता है ये आपके स्टीम से रिएक्ट करते हैं बेटा, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं, वही जो मैंने पहले वाले दिखाया था वही दिखा रहे हैं। जिंक को डालें सल्फ्यूरिक एसिड में तो आपका जो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आपका जिंक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आयरन को कॉपर सल्फेट से आपने रिएक्ट करा तो क्या बनता है, FeSO4 बनता है, कॉपर क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस कर दिया, तो इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि यहाँ पर कितना है, एक है ना, ये क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। देखिए जो ये है आपका आयरन जो है ये आपके कॉपर से ऊपर है, राइट। तो जो आयरन है वो कॉपर को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। या फिर आपका जो जिंक है, जिंक भी आपका कॉपर से क्या ऊपर है, तो जिंक भी आपको कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसीलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ऊपर होता है वो रिप्लेस करता है, जो नीचे होगा वो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कॉपर जो है, अगर हम लोग कॉपर को FeSO4 से रिएक्ट करवा रहे होते हैं तो वापस नहीं जाएगा, मतलब कॉपर आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होता है, जब दोनों तरफ दो दो हो, ठीक है, यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही दूसरे को वो रिप्लेस करता है, राइट। अब यहाँ पर देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वही मैंने आपको जैसे समझाया था, लेड नाइट्रेट डाला था आप लोगों ने सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पर क्या किया, सोडियम सल्फेट को आपने बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा, तो सोडियम सल्फेट को आपने जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा तो सोडियम ने क्या किया, बेरियम को रिप्लेस कर दिया, तो बना क्या आपका BSO4 बना। और आपका वो जो सोडियम है क्लोरीन का बन गया NaCl बन गया, तो आपका क्या बना, BSO जो बेरियम है सल्फेट से जुड़ गया तो BSO4 बन गया, और जो सोडियम है वो क्लोरीन से रिएक्ट कर गया NaCl बन गया। तो एक दूसरे को उन्होंने क्या करा, रिप्लेस कर लिया। वैसे एक सेकंड टाइप की होती है, वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वो होती है एसिड और बेस में जब रिएक्ट करते हैं। आप देखिए NaOH को और HCl को रिएक्ट करा, अब यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और मतलब ऑब्वियसली वैसा वर्सा हाइड्रोजन वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर पानी H2O बना और NaCl बना, गॉट इट। तो ज़्यादातर हमारे डबल बेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बहुत पढ़ने वाले हैं एसिड वो बेस सॉल्ट पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। जहां पर ऑक्सीजन जुड़े उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन निकले तो उसे भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा मतलब। और अगर हाइड्रोजन को अलग करोगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि आपने हाइड्रोजन को या तो जोड़ दो या आप ऑक्सीजन को अलग कर दो। तो देखो जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर तो दोनों हो रहे हैं ना। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब जुड़ रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर CeO को आपने H2 से रिएक्ट करा तो कॉपर से आपका ऑक्सीजन अलग हो गया, तो जो कॉपर है उसका क्या हुआ, वो रिडक्शन हुआ। और भी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अब आपके प्ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होगा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ऑक्सीजन कॉपर से रिएक्ट करा, तो ऑक्सीजन कॉपर से रिएक्ट करा तो आपका ये क्या हो रहा है, ये कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीजन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है,
तो आपका यहाँ पर जो हीट होगा वो जो भी मतलब आप जो रिप्लेस करवा रहा है वो हाइड्रोजन को, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन है जो कॉपर से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन अलग कर रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सामने वाले को रिडक्शन कर दे, मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग। तो रेड मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए इनको दोनों को मिला के बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। आपका ये और भी तरीके से भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर, देखिए आप अब यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया हाइड्रोजन को, तो उसका क्या हो गया, हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर आपने सल्फर को भी देखिए, सल्फर का क्या, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो जो H2S है, पूरा पूरा H2S, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, आपका पूरा का पूरा आपका सल्फर, वो सल्फर से भगा दिया ऑक्सीजन को। तो SO2 जो हो गया इज रिड्यूस टू सल्फर, सो इट इज एन ऑक्सीडेशन वो एजेंट, मतलब इसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। और जो H2S है वो क्या कर रहा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि उसने क्या करा, ऑक्सीजन को भगा दिया। ठीक है, SO2 ने क्या किया, SO2 ने इसको ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। और यहाँ क्या हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। गॉट इट, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, अब हमारे दूसरी तरह का भी कॉन्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन को अगर आप जोड़ दोगे, द गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम्स और आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिडक्शन। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लूज कर दोगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे सोडियम है, सोडियम से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखिए, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर फिर से रिवाइज कीजिएगा, बहुत तमीज़ से पढ़िएगा, ये बहुत फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो फिर से इसको रिवाइज कीजिए और बार बार इसको देखिए। चलिए, बाय।